एक आम दिन एक आम अस्पताल में एक पैरामेडिक इमरजेंसी वार्ड के कॉरिडोर से गुजर रहा है। अचानक उसकी सुपरवाइजर उसे रोकती है। और उसके चेहरे पर वो घबराहट है जो आमतौर पर मेडिकल स्टाफ के चेहरे पर नहीं होती। हाँ बिल्कुल। वो सुपरवाइजर पूछती है कि क्या वो पैरामेडिक कुछ दिन पहले एक खास इमरजेंसी कॉल पर गया था। पैरामेडिक कहता है हाँ गया था, पर वो तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी कॉल थी। राइट। तभी सुपरवाइजर कहती है कि उसे अभी के अभी इसी वक्त अपनी पूरी यूनिफॉर्म उतारनी होगी, उसका हर एक गियर, हर एक कपड़ा, क्योंकि उसने जो पहना हुआ है उसमें एक ऐसी चीज छिपी हो सकती है जो उसकी जान ले सकती है। और सच कहूं तो उस पैरामेडिक के कपड़ों पर जो चीज थी ना, उसकी एक बूंद हजारों लोगों की जान लेने के लिए काफी थी। ओह माय गॉड। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो अस्पताल तक एक बेहद आम, मतलब एक खूबसूरत सी परफ्यूम की बोतल के जरिए वहां पहुंची थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मेडिकल प्रोफेशनल्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज दोनों के होश उड़ा दिए थे। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण का विषय एक हैरतअंगेज रियल लाइफ मेडिकल और क्राइम थ्रिलर है। हमारे सोर्सेज एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जो 2018 में सैलिसबरी, इंग्लैंड में घटी थी। तो इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे दो बिल्कुल आम लोगों की आम सी जिंदगी अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और एक खतरनाक केमिकल वेपन का हिस्सा बन गई। तो शुरू से शुरू करते हैं, आखिर ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो देखो, इस भयानक घटना की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम, थोड़ी उलझी हुई और जज्बाती कहानी से। दो लोग हैं इसमें, डॉन स्टर्जिस और चार्ली रॉली। डॉन 44 साल की एक महिला हैं जो अपनी जिंदगी की कई गहरी परेशानियों से लड़ रही हैं इस वक्त। अच्छा, किस तरह की परेशानियां? उन्हें अनडायग्नोज्ड बाइपोलर डिसऑर्डर था। मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें इंसान का मूड बहुत तेजी से बदलता है। कभी वो बेहद एक्टिव होते हैं तो कभी बेहद गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। राइट। और इसके साथ ही वो अल्कोहलिज्म यानी शराब की लत से भी जूझ रही थी। लेकिन जो बात हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो ये है कि इस वक्त डॉन सुधार की तरफ बढ़ रही थी। ओह वाओ, मतलब वो रिकवरी फेज में थी। हाँ बिल्कुल, वो थेरेपी ले रही थी, अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले रही थी और एक शेल्टर होम में रहकर अपने परिवार, अपने बच्चों से दोबारा मिलने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस नई शुरुआत के लिए एक नया हेयर डाई भी खरीदा था। और फिर आते हैं दूसरे पर्सन, उनके बॉयफ्रेंड चार्ली। अब चार्ली का बैकग्राउंड काफी अलग था, है ना? सही कहा। वो एक हेरोइन एडिक्ट थे और उनका अपार्टमेंट हमेशा कचरे और कबाड़ से भरा रहता था। राइट। क्योंकि उन्हें वो डंपस्टर डाइविंग की आदत थी ना, यानी कचरे के डब्बन या चैरिटी बिन से पुरानी चीजें उठाकर लाना। एग्जैक्टली। तो आसपास के लोग शायद सोचते होंगे कि चार्ली डॉन के इस सुधार के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, पर डॉन के लिए चार्ली एक इमोशनल सपोर्ट थे। पर एक इंसिडेंट होता है इनके बीच। हाँ, एक दिन पार्क में नशे की हालत में चार्ली से एक ऐसी भूल हुई जिसने डॉन को बेहद नाराज कर दिया। डॉन का लाया हुआ नया हेयर डाई, जो उनके नए जीवन का एक छोटा सा सिंबल था, चार्ली ने मजाक में अपनी दाढ़ी और भौहों पर लगा लिया। ओह नो, वो तो गुस्सा होनी ही थी। बिल्कुल। डॉन को लगा कि चार्ली उनकी नई शुरुआत को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो गुस्से में वहां से चली गई। और यही वो पल था जहां से एक डरावना चेन रिएक्शन शुरू होता है। तो अगले दिन चार्ली उन्हें मनाने के लिए एक गिफ्ट लेते हैं। हाँ, चार्ली अपनी गलती सुधारने के लिए एक ब्रांड न्यू बेहद महंगी परफ्यूम की बोतल लेते हैं। लेकिन उन्होंने वो किसी दुकान से नहीं बल्कि कचरे से ढूंढकर निकाली थी। और डॉन ने खुश होकर उसे लगा लिया। हाँ, फौरन उस परफ्यूम को अपनी कलाई और गर्दन पर स्प्रे कर लिया। वेट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। एक ब्रांड न्यू पैक्ड और इतनी लग्जूरियस परफ्यूम की बोतल एक कचरे के डब्बे में मिलती है और किसी के दिमाग में खतरे की घंटी नहीं बजती। ये अजीब लगता है सुनने में। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे किसी सुनसान अनजान सड़क पर चलते हुए कचरे के ढेर में अचानक एक चमकता हुआ सोने का हार मिल जाना। कोई भी आम इंसान सोचेगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। दिमाग ने इस लॉजिक को इग्नोर कैसे कर दिया? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इंसान का दिमाग किस तरह से रियलिटी को प्रोसेस करता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्कीमा थ्योरी कहते हैं। स्कीमा थ्योरी? अच्छा, वो मेंटल शॉर्टकट्स वाला कॉन्सेप्ट? हाँ बिल्कुल। इसके मुताबिक हमारा दिमाग हर रोज की चीजों और सिचुएशंस का एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाकर रखता है। जब हम एक परफ्यूम की बोतल देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे लग्जरी, गिफ्ट और खुशबू के स्कीमा में फिट कर देता है। राइट। दिमाग उसे कभी खतरा या वेपन के बॉक्स में नहीं डालता।
एग्जैक्टली। और डॉन के केस में उन्हें महंगे गिफ्ट्स मिलने की आदत नहीं थी। उनकी नई शुरुआत की उम्मीद और अपने पार्टनर से सुलह होने की खुशी ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्टेक्स्ट बना दिया जिसने उस कचरे के डब्बे वाले लॉजिक को पूरी तरह दबा दिया। तो स्कीमा थ्योरी यही सिखाती है कि कॉन्टेक्स्ट के आगे इंसान अक्सर लॉजिकल फ्लॉज को अनदेखा कर देता है। पर खतरा तो वहां था। सोर्सेज बताते हैं कि उस स्प्रे के सिर्फ 5 मिनट बाद ही एक बहुत ही अजीब मेडिकल इमरजेंसी शुरू हो जाती है। हाँ, सिर्फ 5 मिनट में डॉन आईने के सामने खड़ी फाउंडेशन लगा रही हैं और अचानक उन्हें बेहद तेज सरदर्द होता है। ओ बाप रे! उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स होने लगता है। उन्हें इतना पसीना आता है कि वो घबराकर बाथरूम में जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे उनका पूरा जिस्म अंदर से जल रहा हो। आराम पाने के लिए वो खाली बाथटब में गिर जाती हैं। पूरा जिस्म जल रहा है, ये तो सुनकर ही डर लग रहा है। और फिर जब चार्ली वहां आते हैं तो क्या होता है? जब चार्ली आते हैं तो डॉन के मुंह से झाग निकल रहा था और वो बेहोश पड़ी थी। चार्ली घबराकर इमरजेंसी लाइन पर कॉल करते हैं। ऑपरेटर उन्हें सीपीआर देने को कहती है। पर उन्हें तो कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी। नहीं थी। उस पल का टेंशन सोचिए। लगातार 19 मिनट तक चार्ली एक ऐसी महिला को सीपीआर दे रहे हैं जिसने सांस लेना बंद कर दिया है। बस फोन पर आती आवाज के भरोसे वो डॉन के दिल को चालू रखने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामेडिक्स आते हैं और किसी तरह उनके रुके हुए दिल को वापस धड़काने में कामयाब होते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। पर इसके बाद एक और अजीब चीज होती है जो मुझे समझ नहीं आई थी जब मैं सोर्स मटेरियल्स पढ़ रही थी। चार्ली को अस्पताल जाना चाहिए था डॉन के पास, पर वो अपने दोस्त सैम के साथ फार्मेसी चले जाते हैं। राइट। इसकी क्या वजह थी? क्या उन्हें उस इमरजेंसी के वक्त किसी और चीज की परवाह थी? ये सुनने में सेल्फिश या अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक ठोस मेडिकल कारण था। चार्ली, जैसे हमने पहले बात की, एक हेरोइन एडिक्ट थे। अच्छा, तो ये विड्रॉल से जुड़ा कुछ था? हाँ, हेरोइन एडिक्शन में अगर शरीर को वक्त पर डोज ना मिले तो विड्रॉल शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ एक छोटा सरदर्द या थकान नहीं है, ये शारीरिक रूप से बेहद पीड़ादायक होता है, जिसमें सीवियर क्रैम्प्स, वॉमिटिंग और हड्डियों में दर्द होता है। ओह! चार्ली जानते थे कि अस्पताल में उन्हें घंटों, शायद पूरा दिन गुजारने पड़ेंगे, इसलिए वो अपनी मेथाडोन की डोज लेने फार्मेसी गए। मेथाडोन वो जो क्लिनिक्स में देते हैं एडिक्शन छुड़ाने के लिए, बिल्कुल। ताकि हेरोइन एडिक्ट्स को विड्रॉल के भयानक दर्द से बचाया जा सके बिना उन्हें नशे का वो हाई दिए। पर घर वापस आकर मेथाडोन लेने के बावजूद अचानक चार्ली की हालत बिगड़ने लगती है। हाँ। तो अभी वहां 2 अलग-अलग लोग हैं जिनकी हालत खराब हो रही है। चार्ली को तेज पसीना आता है, उनकी आंखों की पुतलियां पिन प्रिक जैसी छोटी हो जाती हैं और उन्हें हेलुसिनेशन भी होने लगता है ना कि उनके दोस्त सैम ने उन्हें जहर दे दिया है। हाँ, वो हेलुसिनेट करते हैं और फिर वहां गिर जाते हैं। फिर जब डॉक्टर्स अस्पताल में दोनों को चेक करते हैं तो वो सीधे एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये ड्रग ओवरडोज का केस है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? देखो, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक दूंगी उन लोगों को जो डॉक्टर्स को इस बात पर ब्लेम करते हैं। अच्छा, कैसे? हिस्ट्री हो, वहां अचानक 2 लोग ऐसे हालत में मिले जहां घर में नीडल्स पड़ी हों, तो 99% केसेस में वो ड्रग ओवरडोज ही होता है, राइट? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी और लॉजिक का खेल है। इसमें डॉक्टर्स का मेडिकल बायस कहाँ से आ गया? उन्होंने वही सोचा जो डेटा उन्हें सामने दिखा रहा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपकी बात सच में वैलिड लगती है। जो आप कह रही हैं उसे साइकोलॉजी और मेडिसिन में ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक्स मतलब वो दिमाग के मेंटल शॉर्टकट्स? एग्जैक्टली। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स के पास हर मरीज की पूरी हिस्ट्री खंगालने का वक्त नहीं होता, इसलिए वो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, 99% वक्त ये शॉर्टकट मरीज की जान बचा लेता है। राइट। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये वो 1% वाला रेयर केस था। उनका मेंटल शॉर्टकट यहाँ एक खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट बन गया। उन्होंने पास्ट हिस्ट्री देखी, कबाड़ देखा, नीडल्स देखे, और उस एक डिसीजन ने उन्हें दूसरी संभावनाओं पर विचार करने से रोक दिया। और इस शॉर्टकट का नतीजा ये निकला कि जो स्टैंडर्ड ओवरडोज ट्रीटमेंट्स थे वो दोनों पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। नारकैन जो ओवरडोज को रिवर्स करने के लिए इमरजेंसी में दी जाती है, उसका दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। हाँ। दोनों के नर्वस सिस्टम्स पूरी तरह से शट डाउन होने लगे थे। हाँ। और फिर इस पॉइंट पर एंट्री होती है डॉक्टर स्टीवन जूक्स की। अगर ओवरडोज प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था तो आखिर ह्यूमन बॉडी किस चीज से लड़ रही थी? यहाँ से पूरी मेडिकल टीम का गेसिंग गेम शुरू होता है। डॉक्टर जूक्स ने आते ही देखा कि लाइफ सपोर्ट के बावजूद हालात बिगड़ रही है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इनिशियल डायग्नोसिस पूरी तरह गलत थी। तो उन्होंने दूसरे कॉजेज ढूंढने शुरू किए। हाँ।
उन्होंने गैस लीक की थ्योरी पर विचार किया, पर वो रूल आउट कर दी गई क्योंकि चार्ली घंटों तक घर से बाहर थे और उनका दोस्त सैम तो बिल्कुल ठीक था। फिर उन्हें शक हुआ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का। पेस्टिसाइड? पर कोई ड्रग्स में पेस्टिसाइड क्यों मिलाएगा? कभी-कभी स्ट्रीट ड्रग्स में सस्ते केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स की मिलावट होती है मुनाफा बढ़ाने के लिए। पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम पर वैसा ही असर करते हैं जैसा ओवरडोज में होता है। तो डॉक्टर जूक्स ने पूरे परिवार से भी बात की। राइट, डॉन की माँ से। हाँ, उन्होंने बात की थी। उन्होंने बताया था कि डॉन सिर्फ एक एडिक्ट नहीं थी, वो रिकवरी में थी। तो किसी का ऐसे ही अचानक से हेवी इंटेंशनल ओवरडोज लेने का लॉजिक वीक हो गया। बिल्कुल सही। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर जूक्स अपने ऑफिस में इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक एक लैब टेक भागता हुआ उनके पास आता है। हाँ, उसने कुछ नए ब्लड टेस्ट रन किए थे। और जो रिजल्ट उस लैब टेस्ट में आया वो इतना शॉकिंग था कि पूरे अस्पताल में पैनिक फैल गया। मतलब ये बिल्कुल वैसा था जैसे पुलिस एक आम चोरी के केस की जांच कर रही हो और अचानक उन्हें चोर की पॉकेट से मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर कोड्स मिल जाएं। ये बहुत ही अच्छी अनाजी है। स्केल ऑफ थ्रेट वहां अचानक 0 से सीधे इन्फिनिटी पर चला गया था। पर आखिर उस ब्लड टेस्ट में ऐसा क्या था जिसने ये साबित कर दिया कि ये कोई आम दवा या जहर नहीं बल्कि मास डिस्ट्रक्शन का एक केमिकल वेपन था? उस रिपोर्ट ने दर्शाया कि दोनों के ब्लड में कोलिनेस्टेरेज नाम का एक एंजाइम पूरी तरह से डिप्लीट हो चुका था, यानी खत्म हो गया था। अच्छा, इसका बॉडी पर क्या असर होता है? आम भाषा में समझे तो हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स एक दूसरे को केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं किसी भी काम के लिए। एक बार सिग्नल मिलने के बाद उस सिग्नल को ऑफ करने के लिए इस कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर ये एंजाइम खत्म हो जाए तो? अगर ये ना हो तो बॉडी के सारे स्विचेस एक साथ ऑन रह जाते हैं, मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, हार्ट रेट बेकाबू हो जाती है और आखिर में जो डायफ्राम है वो पैरालाइज हो जाता है। ओह माय गॉड, जिससे इंसान सांस ही नहीं ले पाता। एग्जैक्टली। और ये नतीजा किसी आम पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का नहीं था, ये डायरेक्टली एक हाई ग्रेड नर्व एजेंट अटैक का एविडेंस था। इसका मतलब अस्पताल की उस बाउंड्री के अंदर कुछ ऐसा था जो सिर्फ डॉन और चार्ली की जान नहीं ले रहा था। जो भी वहां था वो इतना खतरनाक था कि वहां अस्पताल में मौजूद हर नर्स, हर डॉक्टर और यहाँ तक कि वो पैरामेडिक जिसने पार्क में सीपीआर दिया था, सबकी जान खतरे में थी। बिल्कुल। डॉक्टर जूक्स की क्रेडिल थिंकिंग ने शायद उस दिन हजारों जानें बचा लीं। अगर वो ह्यूरिस्टिक्स यानी इस मेंटल शॉर्टकट पर रुके रहते तो शायद वो डेडली केमिकल पूरे शहर में फैल चुका होता। सही कहा आपने। फिर जब मेडिकल टीम को पता चला कि ये नर्व एजेंट है तो जाहिर है मामला सीधे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में चला गया होगा, राइट? कहाँ एक आम कपल की छोटी सी उलझी हुई लाइफ और कहाँ सीधे इंटरनेशनल एस्पियोनाज। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। लैब रिजल्ट्स आते ही काउंटर टेररिज्म यूनिट और MI5 जो यूके की सीक्रेट सर्विस है, उनके उस छोटे से कबाड़ से भरे हुए अपार्टमेंट में एंट्री हो गई। वाओ। फिलिप मर्फी जो काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने तुरंत इस ऑपरेशन को संभाला। पूरी बिल्डिंग को हर्मेटिकली सील कर दिया गया ताकि हवा भी बाहर ना जाए। और फिर वहां पे टेस्टिंग शुरू हुई। हजमैट सूट्स पहनकर ऑफिसर्स ने उस अपार्टमेंट के हर एक कोने को, हर एक डोर हैंडल और टेबल को स्वैप किया। हजारों घंटे की CCTV फुटेज छानी गई। पर इस सब के दौरान डॉन की हालत कैसी थी? दुख की बात यह है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बीच 8 जुलाई को लगभग 1 हफ्ते के कोमा के बाद डॉन स्टर्जस की मौत हो जाती है। ये सुनकर वाकई बहुत दुख होता है। वो बस अपनी जिंदगी सुधारना चाहती थी। और चार्ली की जान तो बच गई, पर नर्व एजेंट से उनका ब्रेन इतना डैमेज हो चुका था कि वो कुछ भी याद करने या ठीक से बोलने की हालत में नहीं थे। लेकिन इस बीच फॉरेंसिक्स टीम को उस अपार्टमेंट से एक सबूत मिल गया। वही परफ्यूम की बोतल ना? हाँ, जब वो अपार्टमेंट को छान रही थी तब उन्हें काउंटर पर वही बॉटल मिली, वही महंगी लग्जरी बॉटल जो उस कबाड़ से भरे घर में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। और तब मतलब लैब में टेस्ट के बाद पता चलता है कि उस परफ्यूम की बोतल में दरअसल था क्या? नोविचॉक। हम जो लोग सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर ने कहीं ना कहीं न्यूज में इसका नाम जरूर सुना होगा। ये एक बेहद रेयर डेडली रशियन नर्व एजेंट है जिसे कोल्ड वॉर के वक्त डेवलप किया गया था। पर एक आम आदमी के डस्टबिन में नोविचॉक आखिर आया कहाँ से? यही सबसे बड़ा मिस्ट्री था उस वक्त। इस पूरी घटना का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लिंक था जो 3.5 महीने पहले की एक इंसिडेंट से जुड़ता था ना। बिल्कुल। और इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है ग्लोबल इवेंट्स और एक आम इंसान के कनेक्शन पर।
दरअसल इस घटना से लगभग 3.5 महीने पहले सेल्सबरी की ही एक पार्क बेंच पर एक रिटायर्ड रशियन स्पाई सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी पर एक भयानक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। राइट, उस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया की न्यूज़ कवर की थी। हाँ, और उन्हें भी इसी नोविचॉक से जहर दिया गया था। तो जो भी एजेंट्स ये अटैक करने आए थे, उन्होंने अपना काम करने के बाद उस बचे हुए नर्व एजेंट की बॉटल को चुपचाप एक चैरिटी बिन में फेंक दिया, ताकि कोई एविडेंस उनके पास ना रहे। एग्जैक्टली पर ये एक ऐसी बॉटल थी जिसके अंदर बंद वो नर्व एजेंट तब तक एक्टिव रहता है जब तक उसे किसी केमिकल प्रोसेस से न्यूट्रलाइज ना किया जाए। उन्हें इस बात की शायद परवाह नहीं थी कि इसे आगे चलकर कौन ढूंढेगा। और किस्मत का खेल देखिए, एक डंपस्टर डाइविंग करने वाले उस आम आदमी ने उसे एक महंगा परफ्यूम समझकर उठा लिया और अपने प्यार को मनाने के लिए गिफ्ट कर दिया। हाँ, पर मुझे अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं होता। एक मिलिट्री ग्रेड केमिकल वेपन जिसको हैंडल करने के लिए टॉप लेवल हैजमार्ट सूट्स चाहिए होते हैं, उसको एक आम कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। ये वाकई बहुत केयरलेस लगता है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसीज इतनी लापरवाह हो सकती हैं? वहां से तो कोई बच्चा भी गुजर सकता था, है ना? कोई स्ट्रीट डॉग उसे चबा सकता था। ये तो किस्मत थी कि बॉटल तब तक बंद थी जब तक डॉन ने उसे स्प्रे नहीं किया। उसके बाद यूके ने तो डायरेक्टली रशिया पर इल्जाम लगाया था इस कवर अप के लिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी बड़ा डिप्लोमेटिक फॉलोआउट हुआ था। यूके और उसके एलाइज ने इस हमले के पीछे डायरेक्टली रशियन इंटेलिजेंस का हाथ होने का आरोप लगाया। लेकिन हमारे सोर्सेस इसमें रशिया के रिस्पांस के बारे में भी बताते हैं ना? हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है। सोर्सेज ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि रशिया ने इस साजिश में किसी भी तरह से शामिल होने से लगातार इनकार किया था, और जिन इंडिविजुअल्स पर यूके ने अटैक कैरी आउट करने का शक जताया था वो वापस रशिया चले गए थे, इसलिए उन पर कभी लीगल मुकदमा नहीं चल पाया। राइट, तो हम यहाँ पर दोनों साइड्स की स्टेटमेंट रख रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ किसी एक देश का पक्ष लेने या जियोपॉलिटिक्स की लेजिटिमेसी पर कोई फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं। जो फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, हम सिर्फ उनको सामने रख रहे हैं। सही बात है। लेकिन देखो, जो सबसे बड़ा टेकअवे इस पूरे इंसिडेंट से निकलता है वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि कोलैटरल डैमेज का कॉन्सेप्ट है। कोलैटरल डैमेज यानी जो इनसेंट लोग फंस जाते हैं बीच में। हाँ, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोवर्ट वॉर्स या छुपी हुई लड़ाइयां खेली जाती हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमेशा सबसे आम, सबसे वल्नरेबल लोगों को उठाना पड़ता है। डॉन का किसी ग्लोबल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, पर केमिकल वेपन ने यह नहीं देखा कि वो कौन थी। वाओ! तो आज के इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे उस एक छोटे से परफ्यूम की बोतल के जरिए कई बड़ी और डरावनी चीजें जुड़ी थी। हमने समझा कि कैसे हमारे दिमाग का वो स्कीमा हमें खतरा पहचानने से रोकता है, कैसे मेडिकल ह्यूरिस्टिक्स और बायस इमरजेंसी रूम में ब्लाइंड स्पॉट्स बना देते हैं। हाँ, और कैसे एक आम आदमी की वापस पैचअप करने की कोशिश उसे और उसके पार्टनर को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के क्रॉस फायर में ले आई। ये सच में एक आई ओपनिंग सोर्स मटेरियल था। ये दर्शाता है कि कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असल जिंदगी और मेडिकल साइंस में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आंखों के ठीक सामने क्या रखा है उससे ज्यादा जरूरी है उसके पीछे का क्यों और कैसे समझना। मेरा भी यही मानना है। ये किसी के लिए भी सबक हो सकता है कि हर नॉर्मल दिखने वाली चीज नॉर्मल नहीं होती। बिल्कुल। तो अंत में शुरुआत की इस बात पर वापस आते हैं, पैरामेडिक और उसकी यूनिफॉर्म। एक आम ड्यूटी, एक आम दिन, और उस यूनिफॉर्म के रेशो में अचानक से मौत का इंतजार। इस सब को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल घूम रहा है जो मैं हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या ख्याल है? कि हमारे आसपास ऐसी कितनी आम दिखने वाली चीजें हैं जो किसी बड़ी अनजान कहानी का छुपा हुआ हिस्सा हो सकती हैं। पार्क में रखिए एक लवारिस छतरी, किसी कैफे की टेबल पर छोटा हुआ एक स्टाइलिश पेन, या फिर थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा गया कोई पुराना कोट। बाप रे, ये सोचकर ही डर लगता है। वो हम रोज छूते हैं, जिन रास्तों से हम रोज गुजरते हैं, उनका पिछला इतिहास क्या रहा होगा। एक कचरे में पड़ी बोतल का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय स्पाई नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। तो अगली बार जब कोई चीज आपको उसकी सही जगह पर ना दिखे, तो शायद वो सिर्फ बिखरा हुआ सामान ना हो, शायद वो किसी भयानक इतिहास का अंश हो। इस विचार के साथ गहराई से जांचने का ये सफर यहीं खत्म होता है।